भारत में साल 1800 में पैदा होना। अरे वाह, बधाई हो। आपने अभी अभी हार्ड मोड अनलॉक किया है, सर्वाइवल एडिशन। और हाँ, ये कोई गेम नहीं है दोस्तों, ये असली जिंदगी है। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में आपका स्वागत है, जो शायद भारतीय होने का सबसे बुरा समय था। यहाँ आपको मिली है एक स्पेशल पैकेज, अनलिमिटेड सफरिंग के साथ जीरो राइड्स का कॉम्बो ऑफर। ये भगवान क्या जुल्म है। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या मिला है इस लकी ड्रॉ में। सबसे पहले तो आपकी औसत उम्र 30 साल से भी कम है। हाँ भाई, 30। आज के ज़माने में लोग 30 में करियर सेटल करते हैं। उस समय लोग 30 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बीमारियां हर तरफ, खाना कम, और सबसे मज़ेदार बात कि आप पर 7000 किलोमीटर दूर बैठे लोग राज कर रहे हैं, वो भी बिना आपसे पूछे। जी हाँ, रिमोट कंट्रोल गवर्नेंस का ये था ओरिजिनल वर्जन। अब बात करते हैं खाने की। अरे हाँ, खाना तो है, बस वो इंग्लैंड भेजा जा रहा है, क्योंकि जाहिर है क्वीन विक्टोरिया का पेट आपके गांव से ज़्यादा ज़रूरी है ना। 1770 से 1943 के बीच भारत में दर्जनों अकाल पड़े, और हर बार यही कहानी, खाना है बस गलत जगह जा रहा है। आपके खेतों में अनाज लहला रहा है, लेकिन वो लंदन की मंडियों के लिए रिजर्व्ड है, लोकल फार्मर्स के लिए सॉरी, आउट ऑफ स्टॉक। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज आपको इंडिगो और अफीम उगाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। खाना, अरे भाई, खाना तो लग्जरी है। कैश क्रॉप्स उगाओ, पैसा कमाओ, फिर उसी पैसे से महंगा खाना खरीदो। परफेक्ट बिजनेस मॉडल, इजंट इट? Here comes the money. Here we go. Money talk. बंगाल के किसान इंडिगो उगाने पर मजबूर थे, भले ही उनके बच्चे भूखे सो रहे हों। ब्लू डाई बनाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यूरोपियन फैशन इंडस्ट्री का डिमांड था। और अब आती है टैक्स की बारी। दोस्तों, अंग्रेजों ने टैक्सेशन को एक आर्ट फॉर्म बना दिया था। नमक पर टैक्स, जमीन पर टैक्स, सांस लेने पर टैक्स नहीं था बस। वो भी शायद इसलिए कि उन्होंने सोचा नहीं था। हर चीज पर टैक्स लगाकर वो इंडियंस की आत्मा तक को रुला रहे थे। सॉल्ट टैक्स इतना ज्यादा था कि गरीब परिवार महीनों तक बिना नमक के खाना खाने पर मजबूर थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इतना ब्रूटल था कि किसान अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जाते थे। नौकरी की बात करें तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सेकंड क्लास ह्यूमन बीइंग का प्रमोशन मिल गया है। अच्छी नौकरियां, लीडरशिप रोल्स, बेसिक राइट्स। सॉरी भाई, ये सब सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व्ड है। आप तो बस मजदूरी करिए और खुश रहिए। इंडियन सिविल सर्विस में इंडियंस के लिए एंट्री एग्जाम लंदन में होता था। मतलब पहले लंदन जाने के पैसे अरेंज करो, फिर कंपीट करो। क्लासिक कैच 22 सिचुएशन। अब मान लीजिए आपको लगा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करके कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो मेरे दोस्त, आपका स्वागत है लाठी चार्ज, जेल और मास शूटिंग के वर्ल्ड में। जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोग मारे गए, सिर्फ इसलिए कि वो अपने हक की बात कर रहे थे। जनरल डायर ने बिना वार्निंग के फायरिंग ऑर्डर दे दिया और एग्जिट्स ब्लॉक कर दिए ताकि कोई भाग ना सके। ह्यूमैनिटी का ये था ब्रिटिश वर्जन। 1943 का बंगाल फैमिन सबसे ट्रैजिक एग्जाम्पल है। 30 लाख लोग मर गए, और चर्चिल का रिएक्शन क्या था? इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स। जी हाँ दोस्तों, ये था उनका कंपैशन लेवल। लाखों लोग मर रहे हैं और ये जेंटलमैन बायोलॉजी लेसन दे रहे हैं। उस समय भी बंगाल से राइस एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन के लिए, जबकि लोग सड़कों पर भूख से मर रहे थे। प्रायोरिटीज क्लियर थी, ब्रिटिश इकोनॉमी फर्स्ट, इंडियन लाइव्स लास्ट। लेकिन यहाँ प्लॉट ट्विस्ट आता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इंडियंस ने हार नहीं मानी। हर ऑपरेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस था, हर क्रूएल्टी के अगेंस्ट करेज था। गांधी जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक हर किसी ने अपने अपने तरीके से फाइट बैक किया। सॉल्ट मार्च से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक हर प्रोटेस्ट में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। सबसे अमेजिंग बात यह है कि जितना ब्रूटल ऑपरेशन था, उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियंस डर जाएं, टूट जाएं, लेकिन हुआ उल्टा। हर बीटिंग के बाद वो और स्ट्रांग होके उठे, हर इनजस्टिस के बाद और डिटरमाइंड हो गए। रेवोल्यूशनरीज जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने दिखाया कि करेज कोई छीन नहीं सकता। और फिर आया 1947 का साल, आजादी का साल, जब इंडियंस ने फाइनली कहा कि थैंक यू फॉर द रेलवेज, नाउ प्लीज लीव। और वो चले भी गए, क्योंकि अब उनके पास कोई चॉइस नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन खुद इकोनॉमिकली वीक हो गया था, और इंडियन रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग हो गया था कि कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया था। देखिए दोस्तों, ये एरा डेफिनेटली वर्स्ट टाइम था इंडियन होने के लिए, लेकिन ये वही टाइम था जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियंस भी बनाए। जो लोग इतनी हार्डशिप्स झेल कर भी अपना स्पिरिट नहीं हारे, वो कुछ भी कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। इंडिपेंडेंस के बाद जो नेशन बिल्डिंग हुई, वो उसी स्ट्रेंथ का प्रूफ है। आज हम जो फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, वो उन लोगों की सैक्रिफाइस का रिजल्ट है जिन्होंने सबसे डार्क पीरियड में भी होप नहीं छोड़ी, जिन्होंने प्रूफ किया कि कोई भी ऑपरेशन परमानेंट नहीं होता
और कोई भी स्पिरिट को परमानेंटली ब्रेक नहीं कर सकता। तो अगली बार जब लाइफ टफ लगे तो याद रखिएगा कि आपके एंसेस्टर्स ने इससे कई ज़्यादा टफ कंडीशंस में भी जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, अगर आज की ये बात आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे साथ इस जर्नी में आगे भी चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। धन्यवाद।